नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहेब 1967 पर। दोस्तों, हम आज आपको बताने जा रहे हैं आरटी के बारे में। आरटी जो हमारे यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट, इन तीनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पे जो आरटी 2009 है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो 110% यहाँ से हर बार आता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे 4 बार टी टेट का यूपी टेट का एग्ज़ाम दे चुका हूँ। यहाँ पर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार सुपर टेट का एग्ज़ाम भी दे चुका हूँ, यहाँ से भी पूछा गया था। लास्ट टाइम ही पूछा गया था कि ये लागू कब हुआ, आरटी कब आया। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हम आज आपको इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आरटी 2009, इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यहाँ पर दोस्तों इसका पूरा नाम होता है निःशुल्क एवं मुफ्त, निःशुल्क कह लो चाहे मुफ्त कह लो, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी मतलब सबको मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। कंपलसरी मतलब सभी के लिए 1 to 8 तक। जो अभी तो फिलहाल शायद 10 तक भी लागू होने वाला है नई शिक्षा नीति के अनुसार। 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार ये 1 to 10 होने वाला है, लेकिन अभी 1 to 8 तक तो अनिवार्य है सभी के लिए। 1 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सबके लिए अनिवार्य है। मतलब यहाँ पर फ्री, कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ इसका संक्षिप्त नाम क्या है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, नॉर्वे दुनिया का पहला देश है। दोस्तों, नॉर्वे दुनिया का पहला देश है जिसने आरटी लागू किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। नॉर्वे दुनिया का पहला देश है जिसने आरटी एक्ट लागू किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत का नंबर 135 में। देखिए दोस्तों, कहाँ नॉर्वे, कहाँ भारत। दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पूछा जा सकता है, संभावना बन रही है इसको पूछने की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में पास हुआ। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पास हुआ। 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति, जो उस समय की राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनके हस्ताक्षर हुए। और 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र मतलब गजट जो अखबार में छपता है, प्रकाशित हुआ। और 1 अप्रैल 2010 को ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर आरटी एक्ट पूरे भारत में लागू दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का या 21A खंड बना करके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, खंड बनाकर जोड़ा गया। 4 जुलाई 2013 को आरटी का गीत जारी किया गया, जिसे जावेद अख्तर ने लिखा और सोनू निगम साहब ने गाया। जो सॉन्ग था वो था टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की।
टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की। ये वो सॉन्ग था जो सोनू निगम साहब ने गाया, जावेद अख्तर साहब ने लिखा। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट, 38 धाराएं और 1 अनुसूची, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तीनों चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस अधिनियम को लाने के लिए दिसंबर 2002 में भारतीय संविधान का 86वां संशोधन किया गया। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धाराएँ। धारा 1, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सारे राज्यों में लागू होगा तथा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करेगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 2, महत्वपूर्ण शब्दों की व्यवस्था, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। बच्चे के बारे में क्या बताया गया है इसमें? 6 से 14 वर्ष के बालक या बालिका, कोई सभी समुचित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित सरकार, स्थानीय सरकार, नगर निगम, ग्राम पंचायत, प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक के लिए, सभी के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए। दुर्बल वर्ग मतलब गरीब, जो गरीब लोग हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है, उनके लिए, सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। स्कूल सरकारी सहायता प्राप्त, विशिष्ट तथा पूरी तरह से निजी स्कूल, सभी के लिए। वंचित वर्ग, सुविधाओं की कमी वाले बच्चे, मतलब जिनके पास सुविधा नहीं है किसी भी प्रकार की, सभी वर्ग के बच्चे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें दोस्तों। धारा 3, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के शिक्षा मुफ्त एवं अनिवार्य होगी, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। धारा 4 में क्या बताया गया है? प्रवेश का आधार उम्र होगी तथा कक्षा निर्धारण के लिए बच्चे की उम्र 5 घटाकर कक्षा निर्धारित होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए हम आपको एग्जाम्पल से यहाँ पर बता रहे हैं। माना बच्चे की उम्र 6 वर्ष है तो किस कक्षा में प्रवेश मिलेगा? 6 और 5, कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा। यदि बच्चे की उम्र 5 या 6 वर्ष है तो उसे कक्षा 1 में प्रवेश मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास में उसको प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धारा 5 में देखिए दोस्तों क्या बताया गया है। किसी बालक का किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराने का हक है। ऐसे में स्कूल को तुरंत TC मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना होगा। ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ठीक है दोस्तों, तथा बिना TC के भी प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों इसमें धारा 6 में ये बताया गया है, मतलब TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र, उसको मतलब पहले नहीं होता था लेकिन अब वर्तमान समय में बिना TC के भी आप एडमिशन मिल जाएगा, छोटी क्लास में मिलेगा 1 से 8। धारा 7 को देखिए दोस्तों। केंद्र एवं राज्य सरकार के व्यय का अनुपात 35 होगा। मतलब केंद्र सरकार का होगा वो 65% होगा और राज्य सरकार का 35% होगा। खर्चे की बात हो रही है यहाँ पर, व्यय का मतलब होता है खर्चा। पहले जब ये शुरुआत में आया तो तब ये बताया गया था, लेकिन जो वर्तमान में है उसको 60-40 कर गया है। मतलब 60 होगा अपना केंद्र सरकार का और 40 होगा राज्य सरकार का। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे,
उनमें 90-10 का अनुपात लिया गया है। मतलब केंद्र सरकार 90% देगी और राज्य सरकार 10% देगी। दोस्तों धारा 8 के बारे में, समुचित सरकार के कर्तव्य। धारा 9, स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य और स्थानीय निकायों के कर्तव्य। धारा 10 के बारे में देखिए दोस्तों क्या बताया गया है। माता पिता के कर्तव्य कि वे सभी अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय भेजना सुनिश्चित करें। वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों धारा 11 में क्या बताया गया है। आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्रों आदि के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं ना, जो मेरी मम्मी खुद है आंगनबाड़ी में, इसलिए मुझे इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है दोस्तों। धारा 12, निजी विद्यालयों की 25% सीटें अलाभान्वित समूह जैसे SC, ST, OBC। दोस्तों OBC लिखा है यहाँ पर, OBC। इन दिव्यांगों आदि के लिए सुनिश्चित होगी। मतलब 25% सीटें इन 3 रिजर्व कैटेगरी के लिए आरक्षित रहेंगी। दोस्तों धारा 13 में क्या बताया गया, कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसा करने पर ली गई राशि का 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए फर्स्ट बिंदु था हमारा, सेकंड बिंदु क्या, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऐसा करने पर पहली बार 25,000 रुपये और बाद में हर बार 50,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है दोस्तों। धारा 14, जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश होगा। धारा 15, निर्धारित अवधि 30 सितंबर के बाद भी प्रवेश होगा। धारा 16 में देखिए क्या बताया, अवरोधन व निष्कासन पर रोक। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। धारा 17, किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना पर रोक। मतलब आप किसी भी बच्चे को मार नहीं सकते हैं, ना ही उसको बच्चे के माइंड के साथ खेल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। धारा 18 में क्या बताया गया है, बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर रोक। इम्पोर्टेंट। पकड़े जाने पर पहली बार 1 लाख रुपये तथा दोबारा पकड़े जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये जुर्माना। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों धारा 19 में क्या बताया गया है, विद्यालय के मान एवं मानदंड अनुसूची में वर्णित। धारा 20, अनुसूची में संशोधन का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होगा। बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं पहले से लिखा हुआ हूँ इम्पोर्टेंट। धारा 21, प्रत्येक विद्यालय सरकारी में एक, मतलब जो सरकारी एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी जिसके 75% या 3/4 सदस्य बच्चों के अभिभावक होंगे, जिनमें आधी संख्या महिलाओं की होगी। कुल सदस्य होंगे हमारे 16। धारा, आप देखते रहते होंगे गांव में समितियां बनती हैं। जो लोग गांव से हैं, मैं भी गांव से हूँ, मेरे घर के जस्ट सामने, बिल्कुल हमारा डोर टू डोर बिल्कुल सामने, हम देखते रहते हैं। टीचरों से बात भी होती रहती है, जानकारी लेना पड़ता है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों। धारा 22 के बारे में बात करते हैं। क्या बताया गया इसमें, SMC का मुख्य कार्य विद्यालय विकास योजना SDP तैयार करना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धारा 23 के बारे में बात करते हैं। धारा 23 में क्या बताया गया, शिक्षकों की योजनाएं।
शिक्षकों की योग्यताएं, टेट सी टेट, मतलब जो भी शिक्षक हो उनके पास टेट या सी टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, उनके पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्य बताए गए हैं इसमें। देखिए क्या क्या कर्तव्य हैं। नियमितता एवं समय पालन, पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराना, बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखकर पढ़ाना, बच्चों के माता पिता के लगातार संपर्क में रहना, शिक्षण कार्य के अलावा अन्य जिम्मेदारी का निर्वहन करना, सरकारी आदेशों एवं नियमों का पालन करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धारा 25 के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, धारा 25 शिक्षक छात्र अनुपात अनुसूची में वर्णित। देखिए धारा 26 किसी विद्यालय में शिक्षकों की कुल संख्या का 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रखा जा सकता। धारा 27 चुनाव, जनगणना एवं आपदा राहत कार्य के अलावा शिक्षकों को अन्य किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 28 धारा सरकार शिक्षकों को ट्यूशन पढ़ाने पर रोक। मतलब जो सरकारी शिक्षक है ना, ये सरकार जो लिखा है इसको सरकारी कर लीजिएगा दोस्तों। जो सरकारी टीचर है वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, मतलब जो कोचिंग पढ़ाते रहते हैं वो कोचिंग नहीं पढ़ाते, क्योंकि उन लोगों को तो पहले ही 30-40 हज़ार की सैलरी मिल रही है, इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं धारा 29 के मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम के नियम। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी के लिए शिक्षा। उसमें कोई ऊंच नीच छुआछूत ये सब वगैरह नहीं, कोई हैंडीकैप मतलब अपंग हो, आँख से नाक से कुछ किसी भी पाँव से हाथ से किसी भी चीज़ से उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये होती है समावेशी शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब छात्र को केंद्र बनाया जाए, ना कि टीचर को। मतलब छात्र किस तरह से पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहता है, उस पर फोकस होना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षक मतलब जो तुम्हारी जैसे हमारी जो मातृभाषा है वो हमारी बुंदेलखंडी है, क्योंकि हम बुंदेलखंड से, हम झांसी से हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं, तो मतलब उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब सतत का मतलब है लगातार, मूल्यांकन मतलब जैसे डेली जो पढ़ाई हो रही है दोस्तों, जैसे पढ़ाई हो रही है तो उसका डेली उसको देखना चाहिए कि क्या पढ़ा क्या सीखा, ये होता है सतत मूल्यांकन। और जो व्यापक मूल्यांकन होता है उसका, जैसे मान लीजिए एक पीरियड टाइम होता है, जैसे आपने सेमेस्टर वाइज जैसे होता है ना, जैसे 3 महीने में एग्ज़ाम होता है, 6 महीने में होता है, छमाही बोलते हैं, जैसे त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक। जो हम एग्ज़ाम लेते हैं ना उसको बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन। मतलब इसमें हर पहलू को देखा जाता है, इसमें छात्र के हर पहलू को देखा जाता है। ठीक है दोस्तों। गतिविधि आधारित आकलन, भयमुक्त वातावरण में शिक्षा मतलब कोई डर नहीं होना चाहिए, मतलब प्यार मोहब्बत के साथ याराना टाइप में पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है, देखिए दोस्तों आगे क्या बताया गया है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, धारा 30 में देखिए क्या बताया। कक्षा 8 तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा। वैसे ये सिस्टम, इससे बच्चे पढ़ते नहीं, वैसे ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने लागू कर दिया, फेल नहीं किया जाएगा। और शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, ये सही है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर पूर्णता का प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धारा 31 में बात करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। धारा 32 बच्चों से जुड़ी किसी समस्या को समक्ष अधिकारी के अनुमति पर 3 महीने के अंदर निपटाया जाएगा।
मतलब बच्चे के साथ कोई भी यदि प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई समस्या है, तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर निपटाया जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धारा 33 के बारे में। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन होगा। धारा 34 क्या कहती है? राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। धारा 35, इस अधिनियम को कैसे जारी करना है, इस बारे में केंद्र एवं राज्य सरकारें मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करें। धारा 36, शिकायत मिलने पर कोई कार्रवाई करने से पहले, जैसे जुर्माना आदि लगाने से पहले, समक्ष अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी। ठीक है दोस्तों, धारा 37 क्या कहती है? इस अधिनियम में वर्णित राज्य केंद्र सरकार समक्ष अधिकारी सलाहकार परिषद के सदस्यों के खिलाफ न्यायालय में वाद नहीं दाखिल किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, धारा 38 क्या कहती है? इस अधिनियम के कुछ भागों पर राज्य सरकार भी उपबंध लगा सकती है या संशोधन कर सकती है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण राज्य सरकार की भी कुछ वैल्यू होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अनुसूची के बारे में। ठीक है दोस्तों, अनुसूची देखिए दोस्तों, शिक्षक छात्र अनुपात। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? 60 छात्रों पर 2 शिक्षक होंगे। 60 से 90 छात्रों के लिए 3 शिक्षक होंगे और 90 से 120 के लिए 4 शिक्षक होंगे और 121 से लेकर 200 छात्रों पर 5 शिक्षक तथा 1 प्रधानाध्यापक होगा। हेडमास्टर बोलते हैं इससे हम लोग। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे टॉपिक, ये वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों, विद्यालय में कम से कम 60 छात्र होना चाहिए। 60 छात्र तो होना चाहिए, नहीं तो उन 60 से कम होंगे तो उस विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा और उन बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 150 छात्रों पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 का होगा, मतलब 30 विद्यार्थी होंगे, 1 टीचर होगा। और 200 प्लस छात्रों पर यह अनुपात 1:40 हो जाएगा, मतलब 40 विद्यार्थी होंगे और 1 मास्टर साहब होंगे, मतलब टीचर होंगे, अध्यापक साहब होंगे। ठीक है, ये प्राइमरी की बात कर रहे थे हम, पीआरटी के लिए बात कर रहे थे। अभी देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर, मतलब 1 से 8 तक के लिए शिक्षक छात्र अनुपात होगा वो 1:35 का। 35 छात्रों पर 1 अध्यापक होगा, जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय तथा भाषाओं के पूर्णकालिक शिक्षक होंगे। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर सभी मिक्स चलेंगे, लेकिन यहाँ पर गणित के अलग टीचर होंगे, विज्ञान के अलग, सामाजिक विज्ञान के अलग, मतलब यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर हर सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 100 प्लस छात्रों पर 3 शिक्षक तथा 1 प्रधानाध्यापक। इम्पोर्टेंट, पूर्णकालिक। कार्य शिक्षा, कला शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 1 अंशकालिक शिक्षक होंगे। जो ये अभी लगे हुए हैं ना अनुदेशक, उन लोगों के बारे में ये शारीरिक शिक्षक अनुदेशक वही है। कार्य दिवस, मतलब टीचरों को कितने दिन कार्य करना है। देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर 200 कार्य दिवस होंगे या फिर 800 घंटे, मतलब ये 1 साल का है। प्राथमिक स्तर पर 200 दिन तो तुम्हें स्कूल जाना ही जाना है, और जो ये इनको हम घंटों में कन्वर्ट करें तो 800 घंटे होते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 कार्य दिवस या फिर 1000 घंटे होंगे। प्रत्येक शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना होगा। 1 सप्ताह में 45 घंटे तो कार्य करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय के मानक एवं मानदंड। प्रत्येक मौसम में सुरक्षित रहने वाले विद्यालय भवन, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय
शुद्ध एवं साफ पेयजल, पुस्तकालय, खेल का मैदान, मिड डे मील पकाने के लिए रसोई का पर्याप्त स्थान। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिव्यांगों के लिए आरटी की उम्र 6 से 18 वर्ष है। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत 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 दिव्यांगों के लिए। ठीक है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे इसी तरह की क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए हम आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आप यदि इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमसे पर्सनल चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। आप हमें इस नंबर पर 9919596497 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पर दोस्तों, इसलिए उतना एक्सपीरियंस